अरे वाह, आज तो माहौल ही कुछ ऐसा है जैसे किसी की शादी में आए हों। ढोल नगाड़े, शहनाई और चारों तरफ खुशियों की रौनक। मैं हूँ आपकी दोस्त कविता, और आज हम बात करेंगे उस चीज की जिसके लड्डू खाने वाला भी पछताता है और ना खाने वाला भी। जी हाँ, शादी। अरे मजाक कर रहा हूँ। शादी तो एक बहुत ही खूबसूरत सफर है। ये वो बंधन है जहाँ दो दिल ही नहीं, दो परिवार भी एक हो जाते हैं। हर रस्म, हर रिवाज के पीछे एक गहरा मतलब छुपा होता है जो इस रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। हमारे राजस्थान में तो शादी मतलब एक त्योहार, एक उत्सव जो कई दिनों तक चलता है। हर दिन एक नई रस्म, हर रस्म के साथ जुड़े नए गीत और ढेर सारी मस्ती। ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, ये वो धागे हैं जो दो परिवारों को प्यार और सम्मान के साथ हमेशा के लिए बांध देते हैं। ये वो यादें हैं जो जिंदगी भर चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। तो चलिए, आज मेरे साथ इस रंगीले राजस्थान के विवाह संस्कारों के सफर पर। शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों का पवित्र बंधन है। आइए जानते हैं विवाह के हर खास संस्कार के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक रिश्ते की बात पक्की होने से लेकर दुल्हन की विदाई तक हर कदम पर प्यार और परंपरा का संगम देखने को मिलता है। तो अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर होने वाला है बहुत ही मजेदार और इमोशनल। तो जी, कहानी शुरू होती है सगापन से। अरे ये कोई सस्पेंस फिल्म का नाम नहीं है, ये हमारे रिश्ते की पहली सीढ़ी है। इसमें लड़के और लड़की वाले दोनों परिवार एक साथ बैठते हैं, चाय नाश्ता होता है, थोड़ी बातचीत होती है। लड़के वाले देखते हैं लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, लड़की वाले देखते हैं लड़का कितना कमाता है। अरे नहीं नहीं, सबसे जरूरी होता है दिलों का मिलना। जब दोनों परिवारों को लगता है कि हाँ, जोड़ी जमेगी, तो बस फिर क्या है। लड़के वालों की तरफ से लड़की को और लड़की वालों की तरफ से लड़के को नारियल और कुछ शगुन के रुपये देकर रिश्ते पर पक्की मुहर लगा दी जाती है। ये एक तरह से ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि लड़का हमारा, लड़की तुम्हारी, अब दोनों हमारे। ये रस्म एक भरोसे की नींव रखती है। नारियल को श्रीफल कहते हैं, मतलब हर काम की शुभ शुरुआत। तो नारियल देकर ये वादा किया जाता है कि हम इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी और सम्मान से निभाएंगे। उस दिन से ही दोनों घरों में एक अलग ही रौनक आ जाती है। फोन पर बातें शुरू हो जाती हैं, शॉपिंग की लिस्ट बनने लगती है और मोहल्ले वालों को पता चल जाता है कि भैया, इस घर में जल्द ही शहनाई बजने वाली है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि दो परिवारों के एक होने के जश्न की शुरुआत है। अब रिश्ता तो पक्का हो गया, लेकिन शादी कब होगी? अरे भाई, ऐसे ही किसी भी दिन शादी थोड़ी कर लेंगे। इसके लिए होता है सावो निकलवाना। दोनों परिवार मिलकर जाते हैं अपने कुल पंडित जी के पास। पंडित जी पंचांग खोलते हैं, ग्रह नक्षत्रों की चाल देखते हैं, लड़के लड़की की कुंडली मिलाते हैं और फिर जाकर वो शुभ मुहूर्त, वो शुभ तारीख निकालते हैं जिस दिन शादी होना सबसे मंगलकारी होगा। इसे ही सावो कहते हैं। ये वो तारीख होती है जिसका इंतजार सबको बेसब्री से होता है। जैसे ही तारीख पक्की होती है, घर में मानो काउंटडाउन शुरू हो जाता है। कैलेंडर पर उस तारीख पर बड़ा सा गोला बना दिया जाता है। अब सारी तैयारियां उसी तारीख को ध्यान में रखकर की जाती हैं। हलवाई से लेकर टेंट वाले तक सबकी बुकिंग शुरू हो जाती है। ये सावो सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उस बड़े दिन का ऐलान है जब दो लोग हमेशा हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। ये वो शुभ घड़ी है जो देवताओं के आशीर्वाद से तय की जाती है, ताकि दूल्हा दुल्हन का आने वाला जीवन खुशियों से भरा रहे। अब शादी की तारीख भी आ गई, तो अब होता है टीका का कार्यक्रम। इस रस्म में दुल्हन का भाई और परिवार के कुछ लोग ढेर सारे तोहफे, मिठाइयाँ, फल और कपड़े लेकर दूल्हे के घर जाते हैं। वहां दूल्हे को एक चौकी पर बिठाया जाता है और दुल्हन का भाई बड़े ही सम्मान के साथ उसके माथे पर तिलक लगाता है, जिसे टीका कहते हैं। साथ में उसे शगुन के तौर पर नारियल, रुपये और एक तलवार भी भेंट की जा सकती है, जो उसके मान सम्मान और वीरता का प्रतीक है। ये रस्म सिर्फ तोहफे देने की नहीं है, बल्कि ये एक तरह का सम्मान है जो लड़की वाले लड़के को देते हैं। वो ये भरोसा दिलाते हैं कि हम अपनी बेटी का हाथ एक योग्य और सम्मानित लड़के के हाथ में दे रहे हैं। ये तिलक लगाकर
वो दूल्हे को अपने परिवार का एक अहम हिस्सा मान लेते हैं। इस दिन भी खूब गीत संगीत और जश्न का माहौल होता है। ये रस्म बताती है कि शादी में लेन देन से ज्यादा मान सम्मान और प्यार का महत्व होता है। अब जब लड़के को इतना मान सम्मान मिल गया तो लड़की का भी तो हक बनता है ना। तो अब बारी आती है गोद भराई की रस्म की। इसमें दूल्हे की तरफ से उसकी माँ और परिवार की महिलाएं ढेर सारे उपहार, गहने, कपड़े, मिठाइयाँ और सुहाग का सामान लेकर दुल्हन के घर जाती है। वहां दुल्हन को सजा धजा कर बिठाया जाता है और दूल्हे की माँ उसकी गोद में ये सारे उपहार रखती है। इसे राजस्थान के कई इलाकों में चिकनी कोथली भी कहते हैं। ये रस्म इस बात का प्रतीक है कि लड़के वाले अपनी होने वाली बहू को पूरे दिल से अपना रहे हैं। वो उसे ये यकीन दिलाते हैं कि जिस घर में वो आ रही है वहां उसे हमेशा प्यार और सम्मान मिलेगा और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। ये सिर्फ गहने या कपड़े नहीं होते, ये होने वाली सास का अपनी बहू के लिए आशीर्वाद और प्यार होता है। इस रस्म से दुल्हन का भी आत्मविश्वास बढ़ता है कि वो एक अच्छे और प्यार करने वाले परिवार में जा रही है। अब जब सारी रस्में हो गईं, तो ऑफिशियल इनविटेशन तो भेजना पड़ेगा ना। तो अब दुल्हन के घर से दूल्हे के घर भेजी जाती है लग्न पत्रिका। ये कोई साधारण शादी का कार्ड नहीं होता, ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसे पंडित जी शुभ मुहूर्त में लिखते हैं। इसमें शादी की तारीख, समय और सारे कार्यक्रमों का ब्यौरा लिखा होता है। इस पत्रिका को बड़े ही आदर के साथ दुल्हन के घर वाले दूल्हे के घर लेकर जाते हैं। वहां दूल्हे को चौकी पर बिठाकर गणेश जी की पूजा करने के बाद ये पत्रिका पढ़कर सुनाई जाती है और फिर उसे सौंप दी जाती है। ये एक तरह से शादी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण निमंत्रण होता है जो वधू पक्ष की तरफ से वर पक्ष को दिया जाता है। इस पत्रिका को कंकु पत्री भी कहते हैं क्योंकि इस पर हल्दी और कुमकुम से तिलक किया जाता है। ये पत्रिका मिलने का मतलब है कि अब शादी की तैयारियां आखिरी चरण में पहुंच चुकी है और अब बस बारात आने का इंतजार है। शादी की तारीख नजदीक आ रही है तो अब दूल्हा दुल्हन के कपड़ों की तैयारी भी तो करनी होगी। इसी रस्म को कहते हैं इकताई। इस रस्म में दूल्हा और दुल्हन दोनों के शादी के कपड़ों का नाप लिया जाता है। ये सिर्फ एक नाप लेने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये भी एक उत्सव की तरह मनाई जाती है। परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं, गीत गाए जाते हैं और फिर दर्जी दूल्हा दुल्हन का नाप लेता है। ये नाप लेना इस बात का प्रतीक है कि अब शादी की सबसे जरूरी तैयारी यानी दूल्हा दुल्हन को सजाने की तैयारी शुरू हो गई है। दूल्हे की शेरवानी, दुल्हन का लहंगा, सब कुछ बड़ी ही बारीकी से तैयार किया जाता है। इस दिन से ही दूल्हा दुल्हन को ये एहसास होने लगता है कि उनका वो खास दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। ये रस्म हमें बताती है कि हर छोटी से छोटी चीज को भी कितने प्यार और उत्साह के साथ किया जाता है। शादी से लगभग एक हफ्ता पहले दूल्हा और दुल्हन को बान बिठाया जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म है। इस रस्म में गणपति जी की स्थापना और पूजा की जाती है ताकि शादी के सारे काम बिना किसी विघ्न के पूरे हो जाएं। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन को एक चौकी पर बिठाया जाता है और इस दिन से लेकर शादी के दिन तक उन पर कुछ पाबंदियां लग जाती हैं, जैसे वो घर से बाहर नहीं जा सकते। माना जाता है कि बान बिठाने के बाद दूल्हा दुल्हन पर देवी देवताओं का आशीर्वाद रहता है और उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए घर पर ही रखा जाता है। इस दिन से ही घर में रोजाना मंगल गीत गाए जाते हैं, मेहमानों का आना जाना शुरू हो जाता है और शादी का माहौल पूरी तरह से जम जाता है। ये रस्म एक तरह से शादी के मुख्य उत्सवों की औपचारिक शुरुआत होती है। बाण बिठाने के बाद जो रस्म शुरू होती है वो तो सबकी पसंदीदा है, पीठी दस्तूर यानी हल्दी की रस्म। इसमें हल्दी, बेसन, चंदन और तेल का एक उपटन बनाया जाता है। फिर परिवार की सभी सुहागिन महिलाएं बारी बारी से दूल्हा और दुल्हन को ये उपटन लगाती है। इस दौरान खूब हंसी मजाक होता है, एक दूसरे को हल्दी लगाई जाती है और मंगल गीत गाए जाते हैं। माहौल इतना खुशनुमा हो जाता है कि हर कोई इस रंग में रंग जाता है। कहते हैं कि हल्दी का पीला रंग बहुत शुभ होता है
और ये वर वधू के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाता है। वैज्ञानिक तौर पर देखें तो हल्दी एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है जो त्वचा को निखारती है और शादी के दिन दूल्हा दुल्हन के चेहरे पर एक अलग ही चमक लाती है। साथ ही ये उन्हें किसी भी तरह के इन्फेक्शन से भी बचाती है। ये रस्म सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि दूल्हा दुल्हन के शुभ और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए भी की जाती है। राजस्थानी शादियों में प्रकृति और स्थानीय देवी देवताओं का पूजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसी ही एक अनोखी रस्म है रोड़ी पूजन। यह रस्म विशेष रूप से वर पक्ष में होती है। इसमें दूल्हे की मां और परिवार की अन्य महिलाएं दूल्हे के साथ गांव या मोहल्ले के बाहर उस स्थान पर जाती हैं जहां कचरा या कूड़ा फेंका जाता है। वहां पर छड़ा कचरे और भेपदी माता की पूजा की जाती है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा संदेश है। यह रस्म प्रकृति की स्वच्छता और हर चीज के सम्मान का प्रतीक है। यह इस बात को दर्शाती है कि जीवन में छोटी से छोटी और साधारण चीज का भी अपना महत्व है। इस पूजा के माध्यम से यह कामना की जाती है कि जिस तरह हम अपने आसपास की सफाई करते हैं, उसी तरह दूल्हा दुल्हन के जीवन से भी सभी बाधाएं और परेशानियां दूर हो जाएं। एक और बहुत ही सुंदर रस्म है चाक पूजन। ये रस्म भी वर पक्ष की महिलाएं करती हैं। शादी के कामों में मिट्टी के बर्तनों, खासकर घड़ों की बहुत जरूरत पड़ती है, तो घर की महिलाएं मंगल गीत गाती हुई कुम्हार के घर जाती हैं। वहां जाकर वो उस चाक की पूजा करती हैं जिससे कुम्हार बर्तन बनाता है। वे चाक पर तिलक लगाती हैं, उसे घुमाती हैं और कुम्हार को शगुन देती हैं। यह रस्म सृजन के देवता को धन्यवाद देने का एक तरीका है। चाक जो मिट्टी को एक सुंदर आकार देता है, उसी तरह यह कामना की जाती है कि दुल्हा दुल्हन का नया जीवन भी सुंदर और शुभ हो। यह रस्म समाज के हर वर्ग के योगदान का सम्मान करना भी सिखाती है कि एक शादी को सफल बनाने में सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज का हाथ होता है। पूजा के बाद महिलाएं गीत गाती हुई सिर पर मिट्टी के घड़े रखकर घर लौटती हैं। शादी की पहली रात यानी जिस दिन बारात जाने वाली होती है या आने वाली होती है, उस रात को राती जोगा किया जाता है। इसका मतलब है रात भर जागना। इस रात घर के सभी लोग, रिश्तेदार और पड़ोसी मिलकर रात भर जागते हैं और देवी देवताओं की स्तुति में भजन और मंगल गीत गाते हैं। घर के मुख्य द्वार पर दिए जलाए जाते हैं और एक पवित्र माहौल बनाया जाता है। माना जाता है कि इस रात जागकर भजन कीर्तन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह रस्म दूल्हा दुल्हन के नए जीवन की मंगल कामना के लिए की जाती है ताकि उनका आने वाला कल हर तरह की बुरी नजर और बाधाओं से सुरक्षित रहे। यह रात परिवार के लोगों को एक साथ बैठकर पुरानी यादें ताजा करने और आने वाली खुशियों का स्वागत करने का भी एक मौका देती है। शादी में मामा का किरदार बहुत अहम होता है, तो अब बारी आती है मामा को न्योता देने की। इस रस्म को भात न्यूतना या बत्तीसी कहते हैं। इसमें दूल्हा और दुल्हन की मां अपने अपने पीहर यानी अपने माता पिता के घर अपने भाई को शादी का निमंत्रण देने जाती है। वो हल्दी और कुमकुम से रंगी एक पत्रिका लेकर जाती है और अपने भाई को भात या मायरा भरने का न्योता देती है। ये एक बहुत ही भावुक रस्म होती है। एक बहन अपने भाई से ये उम्मीद करती है कि वो उसकी बेटी या बेटे की शादी में आकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा और उसे सहारा देगा। भाई भी अपनी बहन को ये वचन देता है कि वो इस खुशी के मौके पर जरूर आएगा और अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेगा। ये रस्म भाई बहन के अटूट प्यार और रिश्ते की गहराई को दर्शाती है। अब जब घर के खास लोगों को न्योता दे दिया तो बाकी रिश्तेदारों और दोस्तों को कैसे भूल सकते हैं। तो अब छपवाई जाती है कुमकुम पत्रिका यानी शादी का कार्ड। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं होता, ये खुशियों का वो पैगाम होता है जो हर घर तक पहुंचता है। इन कार्ड्स पर भी सबसे पहले गणेश जी का चित्र होता है और फिर शादी के सारे कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है। परिवार के लोग मिलकर इन कार्ड्स को बांटने निकलते हैं। घर घर जाकर मिठाई के डिब्बे के साथ ये कार्ड दिया जाता है और शादी में आने का आग्रह किया जाता है।
ये परंपरा हमारे सामाजिक जुड़ाव को दिखाती है। आज भले ही लोग व्हाट्सएप पर इनविटेशन भेज देते हो, लेकिन घर जाकर हाथ जोड़कर निमंत्रण देने की बात ही कुछ और है। इससे रिश्तों में अपनापन और गर्माहट बनी रहती है। अब वो दिन आता है जिसका इंतजार दूल्हा दुल्हन की माँ बड़ी बेसब्री से कर रही होती है, मायरा या भात भरने की रस्म। इस दिन दूल्हा और दुल्हन के मामा अपने पूरे परिवार और रिश्तेदारों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ अपनी बहन के घर आते हैं। वो अपने साथ अपनी भांजी या भांजे के लिए कपड़े, गहने, नकदी और बहुत सारे उपहार लेकर आते हैं। इसे ही भात भरना कहते हैं। ये रस्म एक भाई का अपनी बहन के प्रति प्यार और कर्तव्य को दर्शाती है। मामा अपनी बहन और उसके पूरे ससुराल वालों को भी कपड़े और उपहार देकर सम्मानित करता है। ये एक बहुत ही भव्य और दिल को छू लेने वाली रस्म होती है। ये दिखाती है कि एक लड़की शादी के बाद भी अपने पीहर से कितनी गहराई से जुड़ी होती है और उसका भाई हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता है। मामा का लाया हुआ भात माँ के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होता। पान बिठाने के बाद, जैसा कि मैंने बताया, दूल्हा दुल्हन घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो ऐसे में उनके रिश्तेदार और दोस्त उन्हें अपने घर पर खाने के लिए बुलाते हैं। इसी रस्म को बंदौली या बिंदौरी कहते हैं। रोज शाम को कोई न कोई रिश्तेदार दूल्हा या दुल्हन को अपने घर ले जाता है, उनकी पसंद का खाना बनाता है और खूब आव भगत करता है। इस दौरान महिलाएं रास्ते भर मंगल गीत गाती हैं। ये रस्म दूल्हा दुल्हन को खास महसूस कराने का एक तरीका है। ये उन्हें ये एहसास दिलाती है कि पूरा परिवार और सभी रिश्तेदार उनकी इस खुशी में कितने शामिल हैं। शादी की भाग दौड़ के बीच ये रस्म परिवार को एक साथ बैठकर कुछ हल्के फुल्के पल बिताने का मौका देती है। दूल्हा दुल्हन के लिए तो ये शादी से पहले की रोजाना की पार्टी होती है। शादी का मतलब ही है जश्न, और जश्न बिना अच्छे खाने के अधूरा है। तो शादी से 1 या 2 दिन पहले वर और वधू दोनों के घरों में एक बड़े भोज का आयोजन किया जाता है, जिसे मेल या बढ़ार कहते हैं। इसमें सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और गांव वालों को खाने पर बुलाया जाता है। ये एक तरह की रिसेप्शन पार्टी होती है जो शादी से पहले दी जाती है। इस भोज का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करना और शादी की खुशियों में शामिल करना होता है। इसमें तरह तरह के राजस्थानी पकवान बनाए जाते हैं। दाल बाटी चूरमा से लेकर केर सांगरी तक खाने की इतनी वैरायटी होती है कि मजा आ जाता है। ये भोज सामाजिक एकता का प्रतीक है, जहां सब लोग एक साथ बैठकर खुशियां बांटते हैं और दूल्हा दुल्हन को अपना आशीर्वाद देते हैं। शादी के दिन फेरों से पहले दूल्हा और दुल्हन दोनों के दाहिने हाथ और पैर में एक मांगलिक धागा बांधा जाता है, जिसे कांलन डोरा या कंकण बंधन कहते हैं। इस धागे में 7 गांठें लगाई जाती हैं और इसमें कुछ कौड़ियां, लोहे का छल्ला और अन्य पवित्र वस्तुएं बांधी जाती हैं। ये धागा पंडित जी के मंत्रोच्चारण के साथ बांधा जाता है। यह धागा एक रक्षा सूत्र की तरह काम करता है। माना जाता है कि यह दूल्हा दुल्हन को शादी के दौरान हर तरह की बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। ये 7 गांठें 7 वचनों और 7 जन्मों के साथ का भी प्रतीक मानी जाती है। ये धागा तब तक बंधा रहता है जब तक शादी की सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती। ये एक छोटा सा धागा दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का भी एहसास कराता है। ये एक बहुत ही मजेदार रस्म है जो बारात के स्वागत के बाद होती है। इसमें दूल्हे के सामने एक बड़ी सी थाली या परात रखी जाती है, जिसमें चावल या गेहूं के ऊपर कुछ रुपए, सुपारी और हल्दी की गांठें छिपी होती हैं। फिर दूल्हे से कहा जाता है कि वो एक ही बार में अपनी मुट्ठी में जितना सामान उठा सकता है उठा ले। इस रस्म को मूठ भराई कहते हैं। ये रस्म सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, इसके पीछे भी एक संकेत छुपा होता है। ऐसा माना जाता है कि दूल्हा अपनी मुट्ठी में जितना ज्यादा धन और अनाज उठाता है, वो भविष्य में अपने परिवार का उतना ही अच्छा भरण पोषण करेगा और घर में उतनी ही समृद्धि लाएगा। ये एक तरह से दूल्हे की चतुराई और भाग्य की परीक्षा होती है। इस दौरान घर की महिलाएं खूब हंसी ठिठोली करती हैं और माहौल बहुत हल्का फुल्का हो जाता है।
अब वो पल आ गया है जिसका इंतजार दूल्हे को सबसे ज्यादा होता है, घुड़चढ़ी की रस्म। बारात निकलने से ठीक पहले दूल्हे को राजा की तरह तैयार किया जाता है। उसे शेरवानी, साफा और कलगी पहनाई जाती है। फिर वो एक सजी धजी घोड़ी पर बैठता है। उसकी भाभी उसकी आंखों में काजल लगाती है ताकि उसे किसी की बुरी नजर न लगे, और बहन घोड़ी की लगाम पकड़कर उसे शगुन देती है। घोड़ी पर बैठकर दूल्हा अपने घर से अपने इष्ट देव या गांव के मंदिर तक एक छोटे से जुलूस के रूप में जाता है। इसे निकासी कहते हैं। वहां वो देवी देवताओं का आशीर्वाद लेता है ताकि उसका वैवाहिक जीवन सफल हो। इस दौरान बैंड बाजे बजते हैं, दोस्त और रिश्तेदार जमकर नाचते हैं। ये रस्म दूल्हे के शौर्य और उसके नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयार होने का प्रतीक है। ये दृश्य किसी शाही सवारी से कम नहीं लगता। अब बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर दुल्हन के परिवार वाले पूरे जोश और उत्साह के साथ बारात का स्वागत करते हैं। इसी रस्म को सामेला या मधुपर्क कहा जाता है। दुल्हन के पिता और परिवार के अन्य पुरुष सदस्य दूल्हे और उसके पिता को माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। बारातियों पर फूल बरसाए जाते हैं और उन्हें शरबत या दूध पिलाया जाता है। ये रस्म दिखाती है कि लड़की वाले लड़के वालों का कितना आदर सम्मान करते हैं। मधुपर्क में दूल्हे को दही, घी, शहद, दूध और शक्कर का मिश्रण चखाया जाता है, जो उसके स्वागत और सम्मान का प्रतीक है। ये मिलन सिर्फ दो इंसानों का नहीं, बल्कि दो समधियों और दो परिवारों का मिलन होता है। इस पल में दोनों परिवार अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। अब बारात आ तो गई, लेकिन इतने सारे मेहमान रुकेंगे कहां? तो बारातियों के ठहरने के लिए जो खास व्यवस्था की जाती है उसे डेरा कहते हैं। दुल्हन के घर के पास ही किसी धर्मशाला, स्कूल या किसी बड़े घर में बारातियों के रुकने और आराम करने का इंतजाम किया जाता है। यहाँ उनके खाने पीने से लेकर हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा जाता है। ये हमारी अतिथि देवो भव की परंपरा का सबसे अच्छा उदाहरण है। लड़की वाले इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बारातियों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ न हो। ये सिर्फ एक ठहरने की जगह नहीं होती, बल्कि ये वो जगह होती है जहां बाराती शादी की रस्मों के बीच थोड़ा आराम कर सकें, तैयार हो सकें और आपस में हंसी मजाक कर सकें। ये दिखाता है कि हम अपने मेहमानों की कितनी इज्जत करते हैं। डेरे में थोड़ा आराम करने और जलपान के बाद अब दूल्हा एक बार फिर घोड़ी पर सवार होता है। इस बार वो बारातियों के साथ दुल्हन के घर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ता है, जहां शादी की मुख्य रस्में होनी है। इस छोटे से जुलूस को दुकाव कहा जाता है। बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते बाराती पूरे जोश के साथ दूल्हे को दुल्हन के दरवाजे तक ले जाते हैं। ये पल बहुत ही उत्साह भरा होता है। दुल्हन के घर की महिलाएं और लड़कियां छत से या खिड़कियों से इस नजारे को देखती हैं। दूल्हे के दोस्त उसे छेड़ते हैं और माहौल को और भी खुशनुमा बना देते हैं। ये एक तरह से दूल्हे का अपनी दुल्हन को लेने के लिए फाइनल मार्च होता है। हर कोई ये देखने के लिए उत्साहित होता है कि दूल्हा कैसा लग रहा है और बारात कितनी धूमधाम से आई है। अब दूल्हा पहुंच चुका है दुल्हन के घर के मुख्य दरवाजे पर। यहाँ दरवाजे के ऊपर आम के पत्तों और फूलों से बना एक तोरण लटका होता है। दूल्हे को घोड़ी पर बैठे बैठे ही अपनी तलवार या एक नीम की छड़ी से इस तोरण को छूना होता है। इस बहुत ही महत्वपूर्ण और वीर रस से भरी रस्म को तोरण मारना कहते हैं। माना जाता है कि पुराने जमाने में जब राजा महाराजा किसी राजकुमारी से शादी करने जाते थे तो उन्हें अपनी वीरता साबित करनी पड़ती थी। ये रस्म उसी परंपरा का प्रतीक है। तोरण को छूना एक तरह से विजय का प्रतीक है कि दूल्हे ने सभी बाधाओं को पार कर लिया है और अब वो अपनी दुल्हन को ले जाने के योग्य है। इस रस्म को देखने के लिए दरवाजे पर भारी भीड़ जमा होती है और सब दूल्हे का हौसला बढ़ाते हैं। जैसे ही दूल्हा तोरण की रस्म पूरी करता है, दुल्हन की मां एक सजी हुई आरती की थाली लेकर दरवाजे पर आती है। वो दूल्हे की आरती उतारती है, उसके माथे पर तिलक लगाती है और उसे मिठाई खिलाकर उसका स्वागत करती है।
इस रस्म को झाला मिला या शैला मिला आरती कहते हैं। इस दौरान वो थाली में रखे दिए की लौ को घूंघट की ओट से देखने की कोशिश करती है, जिसे झाला देखना कहते हैं। ये एक बहुत ही प्यारी रस्म है जिसमें एक सास अपने दामाद का स्वागत करती है और उसकी नजर उतारती है। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि उसकी बेटी और दामाद की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। इस रस्म के दौरान कई जगह सास दूल्हे की नाक भी खींचती है, जो एक मजाकिया अंदाज है ये याद दिलाने का कि भले ही वो राजा बनकर आए हों, पर अब उन्हें झुककर चलना होगा। ये सास और दामाद के बीच एक नए और प्यारे रिश्ते की शुरुआत होती है। अब दूल्हा घर के अंदर आ चुका है और उसे सीधा उस जगह ले जाया जाता है जहां शादी की सबसे पवित्र रस्म यानी फेरे होने वाले हैं। उस जगह को चंवरी या मंडप कहते हैं। इसे फूलों, केलों के पत्तों और कपड़ों से बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाता है। मंडप के बीचों बीच हवन कुंड होता है जिसमें पवित्र अग्नि जलाई जाती है। ये मंडप सिर्फ एक सजी हुई जगह नहीं है, ये वो पवित्र स्थान है जहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर दो लोग एक पवित्र बंधन में बंधते हैं। मंडप के चारों कोनों पर रखे गए कलश चारों दिशाओं के द्योतक होते हैं। यहाँ का हर एक तत्व, हर एक वस्तु बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण होती है। इसी चंवरी में दूल्हा और दुल्हन अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वचन लेते हैं। अब दुल्हन को मंडप में लाया जाता है। दूल्हा और दुल्हन को आमने सामने बिठाया जाता है। फिर पंडित जी के मंत्रोच्चारण के बीच दुल्हन के पिता अपनी बेटी का दाहिना हाथ दूल्हे के दाहिने हाथ में सौंपते हैं। इस रस्म को हथलेवा कहते हैं। ये एक बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण पल होता है। ये सिर्फ दो हाथों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है। इस रस्म के जरिए पिता दूल्हे को ये विश्वास दिलाता है कि आज से वो अपनी सबसे कीमती अमानत, अपनी बेटी की जिम्मेदारी उसे सौंप रहा है। वो दूल्हे से ये वचन लेता है कि वो उसकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा और जीवन के हर मोड़ पर उसका साथ देगा। दूल्हा भी उस हाथ को थामकर ये वादा करता है कि वो इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएगा। ये पल पिता और पुत्री दोनों के लिए बहुत भावुक होता है। हथलेवा के बाद दूल्हे के दुपट्टे या पटके का एक कोना दुल्हन की चुनरी के पल्लू से बांध दिया जाता है। इस पवित्र गांठ को गठजोड़ या गठबंधन कहते हैं। इस गांठ के अंदर एक सिक्का, हल्दी की गांठ, फूल और थोड़े से चावल रखे जाते हैं जो धन, स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि के प्रतीक होते हैं। ये गांठ फेरों के पूरे होने तक बंधी रहती है। ये गठजोड़ इस बात का प्रतीक है कि आज से दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ गए हैं। अब उनके सुख दुख, उनकी खुशियां और उनकी जिम्मेदारियां सब कुछ साझा है। ये गांठ सिर्फ दो कपड़ों को नहीं, बल्कि दो दिलों, दो जिंदगियों और दो तकदीरों को एक साथ बांधती है। ये एक अटूट बंधन है जिसे अब कोई अलग नहीं कर सकता। ये रस्म उन्हें एक टीम की तरह जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अब आती है शादी की सबसे मुख्य रस्म, फेरे। गठजोड़ बंधे हुए दूल्हा और दुल्हन पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर उसके चारों ओर 7 फेरे लेते हैं। पहले 4 फेरों में दुल्हन आगे रहती है और आखिरी 3 फेरों में दूल्हा आगे रहता है। हर फेरे के साथ पंडित जी एक वचन बुलवाते हैं जो दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को देते हैं। ये 7 वचन सुखी और सफल गृहस्थ जीवन का आधार होते हैं। ये फेरे सिर्फ अग्नि के चारों ओर घूमना नहीं है, ये जीवन के हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में हैं। अग्नि को साक्षी इसलिए माना जाता है क्योंकि वो सबसे पवित्र है और ऊर्जा का स्रोत है। ये फेरे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संतुलन को दर्शाते हैं। इन 7 फेरों और 7 वचनों के साथ ही दूल्हा और दुल्हन धार्मिक और सामाजिक रूप से पति पत्नी बन जाते हैं। ये वो पल है जब दो लोग तन, मन और आत्मा से एक हो जाते हैं। 7 फेरे पूरे होने के बाद एक और दिल को छू लेने वाली रस्म होती है जिसे पग धोई कहते हैं। इस रस्म में दुल्हन का पिता एक थाल में दूध और पानी लेकर दूल्हे के पैर धोता है। ये एक बहुत ही भावुक दृश्य होता है जब एक पिता अपने दामाद के पैर धोकर उसका सम्मान करता है।
इस रस्म के पीछे का भाव ये है कि दुल्हन का पिता दूल्हे को नारायण मतलब भगवान विष्णु का रूप मानता है और अपनी बेटी जिसे वो लक्ष्मी का रूप मानता है का हाथ उसे सौंप रहा है। पैर धोकर वो दूल्हे के प्रति अपना सर्वोच्च सम्मान प्रकट करता है और उससे ये प्रार्थना करता है कि वो उसकी बेटी का हमेशा ख्याल रखे। ये रस्म हमें सिखाती है कि रिश्तों में पद या उम्र नहीं बल्कि सम्मान और विनम्रता सबसे बड़ी होती है। ये एक बहुत ही अनोखी और त्याग से भरी परंपरा है जिसे कन्यावल कहते हैं। इसमें दुल्हन के माता पिता और उसके करीबी रिश्तेदार जैसे भाई और चाचा फेरों की रस्म शुरू होने से लेकर उसके पूरे होने तक उपवास रखते हैं। वो अन्न जल ग्रहण नहीं करते। फेरे सफलता पूर्वक संपन्न होने के बाद ही वो अपना उपवास तोड़ते हैं। ये उपवास दुल्हन के सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। ये परिवार के त्याग और प्यार को दर्शाता है। वो अपनी बेटी के नए जीवन की निर्विघ्न शुरुआत के लिए ये तपस्या करते हैं। ये रस्म दिखाती है कि एक बेटी अपने परिवार के लिए कितनी खास होती है और उसका परिवार उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये परिवार के निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। फेरों के बाद वो रस्म आती है जिसे हिंदू धर्म में महादान कहा गया है, कन्यादान। इस रस्म में दुल्हन के माता पिता अपनी बेटी का हाथ औपचारिक रूप से दूल्हे के हाथ में सौंपते हैं और उसे अपनी बेटी को स्वीकार करने का आग्रह करते हैं। ये एक पिता के जीवन का सबसे कठिन और सबसे पवित्र क्षण होता है जब वो अपने जिगर के टुकड़े को किसी और को सौंपता है। पंडित जी के मंत्रोच्चारण के बीच माता पिता ये संकल्प लेते हैं कि वो अपनी बेटी का दान कर रहे हैं। ये कोई वस्तु का दान नहीं बल्कि अपनी सबसे अनमोल निधि को सौंपने का भाव है। इस पल में शायद ही कोई ऐसा होता है जिसकी आंखों में आंसू न हो। ये रस्म एक पिता के त्याग और एक बेटी के नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। कन्यादान के बाद ही एक लड़की सही मायनों में पराई होती है और एक नए घर की जिम्मेदारी संभालती है। शादी की लगभग सभी रस्में पूरी हो चुकी हैं। अब विदाई से पहले वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष के सभी लोगों को यानी दूल्हे, उसके माता पिता और सभी बारातियों को उपहार दिए जाते हैं। इस रस्म को पहरावणी या रंगवरी कहते हैं। इसमें कपड़े, नकदी या कोई अन्य वस्तु भेंट स्वरूप दी जाती है। ये रस्म एक तरह से धन्यवाद कहने का तरीका है। दुल्हन के परिवार वाले बारातियों का धन्यवाद करते हैं कि वो इस खुशी के मौके पर आए और समारोह की शोभा बढ़ाई। ये नए बने समधि समधन के बीच रिश्तों को और मजबूत करती है। ये सिर्फ एक लेन देन नहीं है बल्कि प्यार और सम्मान का आदान प्रदान है जो ये सुनिश्चित करता है कि दोनों परिवार खुशी खुशी एक दूसरे से विदा लें और भविष्य में भी उनके रिश्ते में मिठास बनी रहे। तो देखा आपने कितनी सारी रस्में, कितने सारे रीति रिवाज और हर रिवाज के पीछे छुपा एक गहरा और खूबसूरत मतलब। सगाई की पहली मुहर से लेकर पहरावनी की आखिरी भेंट तक हर रस्म दो लोगों और दो परिवारों को प्यार, सम्मान और विश्वास के धागे में पिरोती चली जाती है। ये सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, ये हमारे बड़ों का आशीर्वाद है, उनके अनुभव का निचोड़ है जो एक नए रिश्ते को मजबूत नींव देता है। ये हंसी मजाक, ये गीत, ये आंसू और ये खुशियां सब मिलकर एक शादी को यादगार बना देती हैं। ये राजस्थानी विवाह का सफर हमें सिखाता है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, सम्मान कैसे किया जाता है और खुशियां कैसे बांटी जाती हैं। हर रस्म एक कहानी कहती है, हर गीत एक भावना जगाता है। ये वो संस्कार हैं जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखते हैं और हमें हमारी संस्कृति की समृद्धि का एहसास कराते हैं। ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं बल्कि जिंदगी भर का उत्सव है जिसकी शुरुआत इन खूबसूरत रस्मों से होती है। इन सभी रस्मों के साथ विवाह संस्कार पूर्ण होता है जो जीवन भर की यादें और रिश्तों की मिठास छोड़ जाता है। उम्मीद है आपको हमारे साथ राजस्थानी शादी का ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपकी शादी में भी कोई अनोखी रस्म होती है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कविता आपसे फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खम्मा घनी।